अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और एराइज होता है डियर कि अच्छा ये बताओ सर कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स कैसे लगाता है। ये चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ये चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स कैसे लगाता है, राइट। तो यहाँ पे फंडा जरा सा समझने की जरूरत है। मान लो दरवाजा है जिसको हमको खोलना है ना, और हम कहे बेटा दरवाजा खुल जा खुल जा खुल जा, खुलेगा क्या? भाई हमको मैजिक आता होगा तो बात अलग है, हमको आता नहीं है तो दरवाजा तो नहीं खुलेगा। कैसे खुलेगा? हम लोग जाएंगे, हैंडल पकड़ेंगे और पकड़ के खींचेंगे, दरवाजा खुल जाएगा। अच्छा दरवाजा खुला हुआ, हमने कहा बेटा बंद हो जा बंद हो जा, होगा क्या? नहीं ना। कैसे बंद होगा? अगेन हैंडल पकड़ो, जा करके पुश कर दो, बंद हो जाएगा। या दूसरा तरीका है भाई, दरवाजा खोलना, एक रस्सी बांध दे, पकड़ के खींच ले, दरवाजा खुल जाएगा, राइट ना। एक डंडा ले ले, उससे पुश कर दे, दरवाजा बंद हो जाएगा। ये भी होता है। या मान लो किसी को थप्पड़ ही मारना है यार, हमने ऐसे हाथ लगाया, किसी को लगेगा क्या? नहीं लगेगा। कब लगेगा? जब गाल का उसके और मेरे हाथ के साथ कांटेक्ट हो जाए तो लग जाए, है ना। किसी को मारना है, डंडा, जब डंडा ले लेना है, हाथ भरे तब डंडे से मार दे तभी पहुंच जाएगा वहां तक। तो जनरली हम लोग देखो कहीं पे भी फोर्स लगाते हैं नेचर में, जनरली हम लोग जहाँ फोर्स देखते हैं वो बिना कांटेक्ट या बिना कनेक्शन के नहीं होता। कांटेक्ट बनाने का मतलब हाथ से जाके पकड़ा, दैट इज कांटेक्ट, और डंडे से मार दिया या डंडे से पुश कर दिया, रस्सी से पकड़ के खींच लिया, ये सारी जो चीजें हो गई, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कनेक्शन। क्या बोलते हैं? कनेक्शन। हम लोग पढ़े हैं लॉज ऑफ मोशन में, ठीक है। तो फोर्स लगाने के दो ही तरीके हैं हम लोग जो प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, या तो कांटेक्ट से लगाते हैं या तो कनेक्शन से। लेकिन यहाँ देखो जरा सा, ये चार्ज इस चार्ज को कह रहा है बेटा भाग ले, और ये फोर्स लगा रहा है और ये भाग भी लेगा, छोड़ दोगे तो ये भी भाग जाएगा। लेकिन इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है और ना ही कोई रस्सी और डंडे का कनेक्शन है, भैया ना यहाँ पे कांटेक्ट ना ही कनेक्शन है। तो बहुत भाई ये इसके ऊपर फोर्स कैसे लगाया, इसको कौन सा मैजिक आता है, राइट ना। वैसा हम लोग ये वाला मैजिक ना 3-4 जगह देखेंगे। आप देखेंगे कि अर्थ पे जैसे एक मास है, हम इसको चौक को छोड़ दें, कहाँ जाएगा? सीधे नीचे जाएगा, क्योंकि भाई अर्थ के साथ इसका कोई कांटेक्ट तो है नहीं और कनेक्शन भी ना है, फिर भी छोड़ते नीचे चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि दो मास रखे हुए हैं, इनके बीच में भी अट्रैक्शन का फोर्स लग जाता है, जबकि कोई कांटेक्ट और कोई कनेक्शन नहीं है। इवन आप मैग्नेट भी खूब प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हो, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। आपको पता है जब यहाँ पे भी वही फंडा होता है, जो सिमिलर पोल होते हैं रिपेल कर रहे हैं, यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ आपने रखा तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जबकि दूरी पे रखे हुए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस जो है और जिसकी वजह से इनके बीच में कोई कॉन्टेक्ट कनेक्शन, फिर भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो नेचर में हमको कई जगह, बेसिकली इन्हीं 3 जगह पे ऐसा हम लोग को दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा कि इनके बीच में जो है वो फोर्स लग रहा है, बट यहाँ कांटेक्ट और कनेक्शन नहीं है। तो इस मैजिक को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं एक नए नाम से, दिस इज नोन एज फील्ड। क्या बोलते हैं उसको? फील्ड। अब देखो चार्ज का फील्ड होगा, एक तरीके का होता है, इसीलिए बोल रहे हैं आपको। चार्ज का फील्ड होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक वर्ड यूज करते हैं चार्ज के लिए, बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ग्रेविटेशन वर्ड यूज करते हैं मास के लिए, तो इसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। और मैग्नेट इसको यूज करते हैं तो क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। तो जहां पे भी पूरे नेचर में बिना कांटेक्ट बिना कनेक्शन का फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा फील्ड। उसको एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फील्ड। अब चार्ज का होगा तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, मास का होगा तो बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेट का होगा तो बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो फिजिक्स में यही 3 फील्ड मिलने वाले हैं नेचर में, इलेक्ट्रिक, ग्रेविटेशनल और ये हम लोग मैग्नेटिक। ये वाला तो हम लोग पढ़े हैं यार 11th में, है ना। हर फील्ड की एक ही प्रॉपर्टी होती है, तीनों एक ही जैसे होते हैं, कुछ माइन्यूट डिफरेंस होते हैं जिनको हम लोग अभी देखेंगे। तो एक आप ठीक से पढ़ेंगे, 2 अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। किस फील्ड की क्या प्रॉपर्टी, इस फील्ड की क्या प्रॉपर्टी, कैसे हर फील्ड डिफाइन की जाती है, सब एक जैसा होता है। तो हम लोग हेडिंग ले लेंगे भाई, नई चीज पे आ रहे हैं कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स कैसे लगाता है, राइट। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे भाई फील्ड। अब लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम डालना है हम लोगों को? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या होता है डियर, एक ही डेफिनेशन है कि किसी भी चार्ज के अराउंड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, किसी भी चार्ज के अराउंड वो स्पेस जहां पे उसका इन्फ्लुएंस का मतलब होता है फोर्स, जहां पे उसका इन्फ्लुएंस दूसरा चार्ज एक्सपीरियंस करता है उसको इसका फील्ड बोलते हैं, राइट ना। तो लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लिखिए, स्पेस अराउंड अ चार्ज, स्पेस अराउंड अ चार्ज where its influence can be experienced
can be experienced by another charge is known as electric field, is known as electric field. ठीक है। अब अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड डिफाइन करना है तो क्या बोलोगे? स्पेस अराउंड अ मास, क्या बोलोगे? स्पेस अराउंड अ मास वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर मास इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। मैग्नेट के लिए चार्ज की जगह क्या लिख दोगे भाई? मैग्नेट लिख दोगे। सीधा सीधा फंडा है, तो सबकी डेफिनेशन एक ही है, चाहे इसका इसका इसका, आप वर्ड यूज करिए, अपने आप बदल जाएगा। क्यों? यहाँ चार्ज रखिए, यहाँ पे मास रखिए, यहाँ पे मैग्नेट रखिए और नाम बदल दीजिए, इलेक्ट्रिक की जगह ग्रेविटेशनल और फिर मैग्नेटिक, राइट। और सभी फील्ड लाइन लिखो, उसके बाद नीचे लाइन बदल के लिखिए। फील्ड लाइन्स आर फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन्स, ऐसे लिखो। फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन्स known as field lines. Field is represented by lines known as field lines. अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, सभी फील्ड की बात हो रही है। अगर चार्ज का होगा तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन्स नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ग्रेविटेशनल फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन्स नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन एंड सेम फॉर मैग्नेटिक, राइट ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन। लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन ही बोला, कर्व भी लाइन ही होता है, राइट ना, एनीथिंग। तो बोलेंगे भाई ये सबको, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फील्ड लाइन बोलते हैं, राइट। तो सबसे पहले ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बाद जो है आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो सारी प्रॉपर्टीज में कौन सा कॉमन है कौन सा नहीं है। अच्छा, लिखते समय जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे वो समझ लेना केवल इस चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है, और जिसके लिए हमने बोल दिया कि नहीं भाई वो फील्ड वर्ड यूज कर, समझना सबके लिए एप्लीकेबल है जनरल, बाकी तो देखेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल भी जा जाके देखना ही है। तो अभी इनको बात करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो पहली प्रॉपर्टी लिखते हैं भाई, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी देखना, इसे क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, कहां कहां है वो हम लोग देखेंगे। प्रॉपर्टीज में पहला लिखना है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट लिखे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate from positive charge. Electric field lines originate from positive charge and terminate at negative charge. And terminate at negative charge. ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं बेटा? पॉजिटिव चार्ज से कहाँ जाके खत्म होते हैं? नेगेटिव चार्ज, राइट। तो थोड़ा इस पे कुछ क्वेश्चन, इस पे ही पहला बनेगा। देखो मान लो सिंगल पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, बोला कि बताइए भाई कि इसका जो फील्ड लाइंस है वो कैसी होगी। तो आपको पता है यहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ जाके खत्म होगा? नेगेटिव चार्ज पे। नेगेटिव चार्ज कहीं दिख ही नहीं रहा है, एक ही तो चार्ज दिख रहा है। इसका मतलब नेगेटिव नहीं दिख रहा तो कहाँ होगा? इनफाइनाइट, क्योंकि हम लोग पढ़े नेचर में टोटल चार्ज कहाँ पे है भाई? 0। तो यहाँ पे प्लस क्यू है तो कहीं पे तो माइनस क्यू होगा, नहीं दिख रहा होता इनफाइनाइट पे होगा। तो सीधी सी बात है, जब एक सिंगल दिखाई दे दूसरा ना दिखाई दे, यही फंडा यूज करो। अगर ये केवल प्लस चार्ज है तो सारी फील्ड लाइन है यहाँ से रेडियली जाएंगे, ऐसे स्ट्रेट लाइन, राइट। और कहां पे जाके खत्म हो गया? ये लाइन जाके इनफाइनाइट पे खत्म हो गया। बनाते चलना। ये प्लस चार्ज का ध्यान रखना है, कौन सा चार्ज था? प्लस क्यू। अब कहीं पे मान लो माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ऐसे कैसी फील्ड लाइन होगी? तो केवल माइनस क्यू रखा है, प्लस नहीं दिख रहा होता, इनफाइनाइट पे प्लस होगा, तो सारी लाइनें जो है वो इनफाइनाइट से आएंगी और आ करके नेगेटिव पे खत्म हो जाएंगे, ऐसे, राइट ना। इज इट ओके? अब देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन और बनेगा कि भाई अगर यहाँ पे प्लस चार्ज रख दिया जाए और एक यहाँ पे माइनस रख दिया जाए, ये Q1 और ये Q2 माइनस में पूछा होता है अब फील्ड लाइनें कैसी हो? तो अब फील्ड लाइनें क्या होंगी भाई? यहाँ से चलेगा और यहाँ जाकर के खत्म, यहाँ से चलेगा कुछ ऐसा आकर के खत्म। तो जो नेगेटिव चार्ज पे सब आके खत्म होता दिखना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज से सब निकलता हुआ दिखना चाहिए। इज इट ओके? एक प्लस चार्ज का और एक माइनस चार्ज का फील्ड लाइन कैसे बनेगी? आता है स्कूल में ये वाला, अब ये तो कॉमन है, यहाँ से चालू होता है। अब बोल दे डियर, उसमें जे भी आया हुआ है,
अभी देखेंगे क्वेश्चन वैरायटी भी बनती है इस पे। अब एक Q1 हो गया, ये माइनस Q2 हो गया। आप कहें कि भाई एक हमारे पास चार्ज है प्लस और दूसरा चार्ज भी है प्लस। अब कैसा होगा, या दोनों ये भी माइनस है वो भी माइनस है, तो अभी बताएंगे उसमें क्या कर दोगे। कॉम्बिनेशन यही बन सकते हैं, सिंगल पॉजिटिव सिंगल नेगेटिव, प्लस और माइनस, प्लस प्लस है माइनस माइनस, राइट ना। और जरा ध्यान से देखो, आपको पता है भाई कि इसकी जो फील्ड लाइनें हैं कुछ इस तरीके से होंगी। अगर दोनों प्लस रहे तो ऐसा, दोनों माइनस रहे, मैंने जितनी लाइनें बनाई वैसे ही बनाना, क्योंकि कहानी उसमें भी आएगी, क्योंकि क्वेश्चंस बनेंगे, दिखाएंगे कि आप क्यों बना रहे हैं ऐसा। देखो तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ से भी लाइनें निकल रही हैं, यहाँ से भी निकल रही हैं, राइट। और उसके बाद आपको क्या करना है भाई, ये ध्यान रखना है कि कहाँ से कैसा, अगर ये माइनस हो जाए ये भी माइनस हो जाए तो ऐसा ही बनाना, बट एरो अंदर की तरफ अपने कर देना और कुछ नहीं करना होता है, राइट ना। ये ध्यान रखना डियर कि कहाँ, अब जैसे यहाँ पे आपको खाली टाइप का दिख रहा है कि यहाँ से क्या ऐसा क्यों नहीं बना दिया सर, ऐसे कोई लाइन क्यों नहीं बना दिया, तो इसको ध्यान से समझो। आपको पता है कि यहाँ Q1 होता है, यहाँ अगर Q2 होता है तो सिमिलर चार्ज होते हैं, तो यहाँ कहीं पे फील्ड जीरो होता है ना। फील्ड का मतलब फोर्स, चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है जीरो, यहाँ फोर्स जीरो होगा फील्ड भी जीरो हो जाएगा, अभी देखेंगे हम लोग। इसलिए यहाँ पे कोई लाइन नहीं दिखाई दे रही है, राइट ना, ये ध्यान रखना। तो चार्जेस ऐसे बनेंगे भाई, फील्ड लाइन पहला जो हम लोगों ने लिखा था कि फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे ये 2 3 4 केस बनते हैं, आपने चारों बनाया, 3 का कॉम्बिनेशन लेके भी आप बना सकते हैं, कैसा बनेगा, ठीक है। जनरली 2 का अक्सर आता है। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट, देखो दूसरी नंबर 2 डाल के लिखो भाई, नंबर 2 प्रॉपर्टीज। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस originate, number of field lines originate or terminate at the charge is directly proportional to its magnitude, is directly proportional to its magnitude. Number of field lines originate or terminate at a charge is directly proportional to its magnitude, right? अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर हम पूछे एक चार्ज है, यहाँ पे ना कि क्यों लिखे हैं, बट अलग अलग लिखे थे, अच्छा चलो इसको क्यू डैश लिख देते हैं। अगर आपसे पूछे इन दोनों में कौन सा चार्ज बड़ा है, तो आप लाइन गिनेंगे यार, यहाँ पे कितनी दिखाई दे रही ज्यादा, यहाँ पे कितनी कम, तो बोलेंगे ये वाला चार्ज बड़ा है, ये वाला छोटे मैग्नीट्यूड का है। यहाँ पे पूछे भैया बताओ ये वाले इस वाले में कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ से ज्यादा लाइनें हमने दिखाई है, यहाँ से क्या किया है, कम दिखाई है, तो ये वाला चार्ज छोटे मैग्नीट्यूड का, ये वाला चार्ज बड़े मैग्नीट्यूड का। सिमिलर यहाँ पे भी हमने इधर ही हमेशा दिखाया छोटा, ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है। तो ये ध्यान रखना है कि ये इसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो इलेक्ट्रिक के लिए भी है, ग्रेविटेशन के लिए भी है और मैग्नेटिक्स के लिए भी है, वहां पे पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जरा सा कि जो नंबर ऑफ लाइनें कहीं से ओरिजिनेट होंगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके में। इसका मतलब हो गया, अगर एक कूलॉम से एग्जांपल है ना, कोई काउंटिंग नहीं होती है ना, अगर एक कूलॉम से मान लो 5 लाइनें दिखाई है, तो अगर आपने 3 कूलॉम ले लिया तो कितनी लाइनें दिखाओगे वहां से, 15। सीधे सीधे ये रूल्स है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट ना। अगर एक कूलॉम से आपने 5 लाइनें दिखाई है, तो रूल कहता है कि 5 मतलब एक कूलॉम से अगर आपने 5 लाइनें दिखाई तो 3 कूलॉम से आपको 15 लाइनें दिखानी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितनी लाइनें वहां से ओरिजिनेट होंगी, राइट ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैग्नीट्यूड। अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट होता है, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कोई चार्ज रखेंगे तो यहाँ पे उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा, राइट, क्योंकि नजदीक रहेगा इसका। और यहाँ पर अगर कोई चार्ज रखोगे तो ये चार्ज इसकी वजह से दूर है तो ये कम फोर्स लगाएगा। इसका मतलब
यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है और यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। तो इधर ध्यान से देखो, इन लाइनों के बीच का जो गैप है यहाँ पे कम है और यहाँ पे जाके इन लाइनों के बीच का गैप बहुत ज्यादा हो गया है। तो ये बता रहा कि जहाँ लाइनें नजदीक नजदीक होती हैं यानी क्राउडेड होती है, वहाँ फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और जहाँ लाइनें दूर दूर होती हैं वहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती है सभी के लिए। तो लिखो नेक्स्ट वन डाल के 3 नंबर, if lines are crowded then there is more strength of field, तो जहां लाइन क्राउडेड होगी वहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जहां दूर दूर लाइनें हैं क्राउडेड नहीं होगी वहां पे आप बताएंगे भाई कि फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। वो आप यहां से देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे फील्ड ज्यादा है, यहाँ पे फील्ड कम है। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, देखो एक ऐसा एडवांस में क्वेश्चन है, हालांकि अब एडवांस लायक नहीं रह गया है, ऐसे दिया हुआ था। 3 पॉइंट दिए हुए थे, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। पूछा ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड बी और सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका ऑर्डर लिखना था, ऑप्शन बनाया हुआ था। तो आपको पता है यहाँ लाइनें सबसे नजदीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए जो है वो मैक्सिमम है। यहाँ लाइनें सबसे दूर है तो ये सबसे कम होगा, यहाँ लाइनें इसके कंपेयर में दूर है और इसके कंपेयर में नजदीक है तो आप लिखेंगे ई ए सबसे बड़ा है, फिर ई सी है, फिर उससे छोटा कौन है बेटा, ई बी है। लिख लेना क्या, क्वेश्चन साथ साथ करते चलो, ये सब ड्रॉ करना था है ना। तो ये भी हो गया भाई कि बताइए कहाँ पे फील्ड का स्ट्रेंथ कम है। 4 ऑप्शन दिया, आप खोलेंगे एडवांस दिख जाएगा। अब ये सबका मेंस उसका भी क्वेश्चन हो गया है, मेडिकल में भी आ सकता है, आता ही है तो हर जगह आने लगा, इजी सा क्वेश्चन। ये इसी ईबी जो है आप देखेंगे तो यहाँ से आपको सिर्फ डिस्टेंस देखना था, कुछ नहीं देखना था कि ये लाइनें हैं और इन लाइनों के बीच का गैप देख के आपको बता देना था कौन सा छोटा कौन सा, राइट। अब देखो जरा ध्यान से, इसी पे क्वेश्चन ये भी आता है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू दे दिया है, ये भी एडवांस का क्वेश्चन है, मल्टी करेक्ट में आया हुआ है। अब वो कैसे आता है, सिर्फ सेम कॉन्सेप्ट पर देखो, अब 2 कॉन्सेप्ट को कैसे मिक्स किया जाता है। तो इसको मिटा देते हैं, लिंक की जरूरत रही नहीं। क्वेश्चन ये दिया हुआ था सेम कॉन्सेप्ट पे जो भी हम लोगों ने लिखा है, कुछ ऐसे फिगर बना हुआ था, नहीं लिखा था कि यहाँ पे कौन सा चार्ज, यहाँ पे कौन सा चार्ज। तो ऑप्शन दिया हुआ था, पहला ऑप्शन दिया था कि ए पॉइंट बी पॉइंट दिया हुआ था ऐसे, या Q1 Q2 नाम लिखा हुआ था। पूछा कि भाई मोड ऑफ Q1 पॉजिटिव है एंड Q2 नेगेटिव है, ये लिखा हुआ था। तो आप बता सकते हैं करेक्ट है इनकरेक्ट है, आसानी से बता दोगे यार। देख रहे हो यहाँ से लाइनें निकल रही है, यहाँ पे लाइनें खत्म हो रही, तो आप बता देंगे यही करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन भी बनाया था वो छोड़ देते हैं, राइट। तो पहला ऑप्शन जो निकलना था मल्टी करेक्ट में हुई है, Q1 पॉजिटिव, Q2 क्या है नेगेटिव। दूसरे पॉइंट पे ये पूछा था बेटा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान समझना कि मोड ऑफ Q1 और मोड ऑफ Q2 2 ऑप्शन बने थे यहाँ पे, ग्रेटर और स्मॉलर का। तो अभी आपने पढ़ा यहाँ से कितनी लाइनें आप दिखा रहे हैं ज्यादा, यहाँ से कितनी लाइनें दिखा रहे हैं कम। इसका मतलब आपके पास कौन सा आंसर होगा इसका, Q1 का मैग्नीट्यूड बड़ा है, Q2 का मैग्नीट्यूड छोटा है। ये भी दिया हुआ था ऑप्शन में, ये शायद नहीं था ऑप्शन में, ये वाला ही था। उसके बाद एक और जो हम लोगों ने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, वो पूछा था कि तीसरा चार्ज कहाँ पे रखें कि वो इक्विलिब्रियम पे रहेगा। क्या पूछा था, तीसरा चार्ज कहाँ पे रखें कि वो इक्विलिब्रियम पे रहेगा। उसके लिए ऑप्शन सी और डी बने हुए थे। सी ऑप्शन में था कि भाई बिटवीन Q1 एंड Q2, और था एक भाई कि लेफ्ट ऑफ दिस या राइट ऑफ दिस, एक ऑप्शन था। तो आप बताएंगे कहाँ रखेंगे भाई, तीसरा चार्ज कहाँ पे रखें कि वो इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो आपको पता लग गया कि ये प्लस है और ये वाला माइनस, हम लोग पढ़े हैं। अगर ये प्लस है ये माइनस है तो इक्विलिब्रियम या तो लेफ्ट ऑफ Q1 होगा या राइट ऑफ Q2 होगा, बीच में तो कहीं मिलने वाला नहीं है। अब कहाँ पे होगा भाई, ये हम लोग सीखे थे, कौन सा जो चार्ज छोटा होगा उसके साइड होता है। इन दोनों में कौन सा चार्ज छोटा निकला भाई, मैग्नीट्यूड का Q2, इसके साइड में होगा। तो इसका आंसर होगा भाई तीसरा कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वर्ड यूज किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, जहाँ पे फोर्स 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। अभी बात करेंगे हम लोग कहाँ पे भाई, राइट साइड ऑफ Q2। क्यों, क्योंकि Q2 का मैग्नीट्यूड छोटा है, राइट। तो ये भी ऑप्शन में था, ये 2 ऑप्शन थे, ये नहीं था, 2 ही ऑप्शन करेक्ट थे। ये तो हमने अपने तरफ से लिख दिया, ठीक है। इन्हीं 2 को करेक्ट करना था। तो जो लिखे थे हमने वो तीनों ही आंसर हैं।
ये प्लस होगा, ये माइनस। एरो देख के पता लगा देना है, लाइनें गिन के बता देना कौन छोटा है कौन बड़ा। उसके बाद इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं, वहां से हम लोग को बता देना है कि जीरो कहाँ पे होगा। अगर ये सिमिलर होते तब आपको पता बीच में लिखना पड़ता है। अगर ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, या तो लेफ्ट या तो राइट। ये छोटा है छोटे वाले साइड, किधर? छोटे वाले साइड, राइट ना, तो राइट ऑफ Q2। इज इट ओके? ये हो गया भाई आंसर इसका। तो ये इस पे भी कहानियां बढ़ती चली जाती हैं, एक एक करके हर एक लाइन पे एक क्वेश्चन होते हैं, आपके बनाने पे आप कहाँ सोच सकते हैं। मिटाता हूं मैं इसको। तो पहला क्या लिखा भाई हम लोगों ने कि पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, नेगेटिव पे खत्म हो जाता है। दूसरा क्या लिखा हम लोगों ने, क्या लिखा था भाई कि जो लाइनें ओरिजिनेट टर्मिनेट होंगी वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखो उससे क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्या लिखा था भाई, लाइनें जहाँ नजदीक नजदीक होंगी वहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा, दूर दूर होगी वहां फील्ड की स्ट्रेंथ कम। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो लाइनें प्लस से स्टार्ट हो रही हैं और जाकर के कहां पे खत्म हो रही है भाई, माइनस पे। तो क्या ये ओपन कर्व होगा कि क्लोज कर्व होगा? ये ओपन कर्व होगा या क्लोज कर्व होगा? तो क्या लिखोगे? क्लोज का मतलब होता है बेटा जहां से चालू हुआ वहीं आकर के खत्म हो गया। तो आपको पता है कि प्लस से चालू के माइनस में खत्म होता है, तो कभी क्लोज कर्व नहीं होगा, हमेशा कौन सा कर्व होगा? ओपन। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन। अब देखो यहाँ मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड यूज किया है, यानी इसकी प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक वाली क्लोज होती है ना। अभी फिलहाल इस पर हम लोग ध्यान देते हैं, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व, राइट। अब इन जनरली देखा गया है ग्रेविटेशन फील्ड लाइन भी ओपन कर्व होता है, इनफाइनाइट से मास पे आके खत्म होता है। तो जो ओपन कर्व होते हैं इन जनरल मैं उसको रूल नहीं बोला, इन जनरल की बात है, जहां आपको मिलना चार ही फील्ड, वैसे चार जगह मिलेगा फील्ड आपको। तीन तो हम लोगों ने बात की, एक जगह और भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। तो जरा बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि जनरली जो ओपन फील्ड होते हैं ना वो कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। कंजर्वेटिव मैंने बताया गया आप लोगों को, है ना, ईमानदार टाइप का, और नॉन कंजर्वेटिव मतलब बेईमान टाइप का, राइट। तो जो भी ओपन कर्व होते हैं वो ज्यादातर कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, और जो कंजर्वेटिव होता है, ईमानदार टाइप का होता है, उसका हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। और जो ईमानदार टाइप का नहीं होता उसका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिफाइन नहीं करते। तो इसका हम लोग अभी पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन करें क्योंकि ईमानदार। तो लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व, दैट इज, इसका मतलब क्या निकल के है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ईमानदारी बेईमानी नेचर होता है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, कोलम्बिक इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड यूज कर सकते हैं आप। कोलम्बिक, कुलॉम साहब ने बताया इसको, कोलम्बिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इज इट ओके? आप ध्यान रखना, जो कंजर्वेटिव होगा उसमें कहानी पोटेंशियल तक की जाएगी, और जो कंजर्वेटिव नहीं होगा उसमें पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है सभी फील्ड के लिए कॉमन है भाई कि अच्छा जनरल वैसे भी कुछ होते हैं यार कि पॉजिटिव चार्ज, लिखो 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 जरूरी है। पॉजिटिव चार्ज लिखो, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसका मतलब हो गया भाई कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे कोई प्लस चार्ज आप रख देंगे तो उस पर इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, राइट राइट। ये फील्ड की डायरेक्शन हो गई, फील्ड को ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो फोर्स इस पे इधर ही लगेगा। एंड फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज, एंड फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे अगर यहाँ पे बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, अगर यहाँ पे कोई माइनस क्यू चार्ज रख देंगे तो उसके ऊपर फोर्स उल्टा डायरेक्शन इधर की तरफ लगेगा। इज इट ओके? तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है बेटा, नेगेटिव चार्ज पे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन, जिधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके उल्टा लगेगा। इज इट ओके? नेक्स्ट लिखो, 6 पॉइंट डाल करके दिया है, लास्ट पॉइंट से एक और भी लिख सकते हो। ये अगर मान लो कर्व पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, तो वैसे तो हम लोग ऐसे दिखाते हैं, आपको पता है यहाँ पे इसका मतलब होता है टेंजेंट के लॉन्ग, राइट ना। अगर कोई कर्व है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी? टेंजेंट के लॉन्ग। तो लिख डालो इसको, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व, इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज
along the tangent on इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व। यानी यहाँ पे पूछे इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पे पूछे इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पे पूछे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता लग जाएगी। इज इट ओके? स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का हर टेंजेंट उसी डायरेक्शन में होता है, राइट? तो उसी डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, वो सबसे इंपॉर्टेंट है यार, ये क्वेश्चन स्कूल का ओरिएंटेड क्वेश्चन आता ही आता है ना, 1 नंबर में ही आएगा लिखने के लिए। लिखो, टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। अब क्वेश्चन ऐसे लिख के आएगा भाई कि टू फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, किसी किस्म की बात हो रही, टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, व्हाई? लिखो, बिकॉज two field lines never intersect because at the point of intersection there will be two direction of field which is not possible। ये स्कूल में आंसर लिखने के लिए है 1 नंबर का। अब मीनिंग भी समझ लेते हैं यार। इसका मतलब ये हुआ बेटा, ये कह रहा है कि एक पॉइंट पे फील्ड की एक ही डायरेक्शन होगी, 2 नहीं होगी, है ना? क्योंकि 2 हो नहीं सकती, ऐसा कह रहा है। अब 2 क्यों नहीं हो सकती? देखो, अगर एक प्लस चार्ज क्यू है, एक यहाँ पे भी प्लस चार्ज क्यू है, इसकी फील्ड लाइन हमने कहा तो आपने अगर सेपरेटली बनाया तो आप बताएंगे ये होगा ऐसे रेडियली आउटवर्ड। इससे पूछे तो आपको ये भी बोला सर मेरा तो इधर की तरफ होगा ऐसे। अब आपको पता है ये दोनों तो कट कर गई। तब ये फंडा ये कह रहा है बेटा कि जो ये और ये है, अब ये दोनों नहीं रहेगी, बल्कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इधर होगा। अब ये लाइन भी नहीं रहेगी, ये लाइन भी नहीं रहेगी। आप देखें आपने ऐसा दिखाया था यहाँ पे टेंजेंट के, राइट ना? तो ध्यान से समझो फंडा क्या कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पे भी फील्ड का मतलब नेट फील्ड होता है। लिखो, दैट इज का मतलब, अभी स्कूल में नहीं ऐसे समझने के लिए लिखना, दैट इज फील्ड एट अ पॉइंट। सभी के लिए बात हो रही है, कहीं पे भी पूछेगा ध्यान रखना। मतलब फील्ड पूछा तो क्या पूछा? फील्ड एट अ पॉइंट is net field. Field at a point is net field due to all charges. Due to all charges. Field, electric field at a point is a field due to all charges. इसका मतलब है कि कहीं पे नेट फील्ड की बात करते हैं, सिर्फ एक फील्ड की बात नहीं करते। यानी कहीं पे भी 2 रख दिया गया तो दोनों का फील्ड खत्म, एक नई तरीके की फील्ड बन जाएगी, उसकी बात हो रही है। वो फील्ड फिर एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे, राइट? ये ध्यान रखना है। यानी कहीं पे भी पूछा कि भाई यहाँ पे फील्ड बताइए तो आप क्या निकालेंगे? एक से नहीं निकालेंगे, सबसे निकाल के उसका रिजल्टेंट बताएंगे। और ये आगे भी एक बार पूछा हुआ है, दिखाएंगे कहाँ पे। इसका मतलब हर चीज को पूछा हुआ कहीं ना कहीं यार, तो जानबूझ के पूछता है कि देखिए चीजों को डेप्थ में समझता है बच्चा कि नहीं। तो ध्यान रखना कि फील्ड लाइन कहीं पे 2 लाइनें कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसका यही मतलब होता है कि भाई जो फील्ड लाइनें हैं कहीं पे भी वो नेट फील्ड होती है, और नेट फील्ड की हमेशा एक ही डायरेक्शन होगी, वो 2 डायरेक्शन नहीं होती। इज इट ओके? तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते भाई, इसको हम लोग नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करें, न्यूमेरिकल डेटा में कैसे इसको आइडेंटिफाई करें। तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसको हम लोग कैपिटल ई लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके ऊपर वेक्टर भी लगा लीजिए, क्योंकि वेक्टर ही क्वांटिटी होती है, सारी फील्ड वेक्टर होती हैं। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जनरली ना ये वर्ड बहुत कम लोग बोलते हैं क्योंकि लंबा हो जाता है, इसलिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। उसका मतलब यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये क्या होता है, किसी भी मान लो ये स्पेस है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पे हम पता लगाना चाहते हैं कितना है स्ट्रेंथ। उसको डिफाइन किया गया है कि यहाँ पे अपनी तरफ से ना एक टेस्ट चार्ज रखो। और क्या ये चार्ज में टेस्ट चार्ज क्या होता है? तो एक कॉन्सेप्ट है हाइपोथेटिकल कि टेस्ट चार्ज उसको बोलेंगे जो बहुत ही छोटा हो, जिसका अपना कोई फील्ड ना हो, राइट ना। टेस्ट मास किसको बोलेंगे? बोलेंगे ऐसा मास जो बहुत छोटा, जिसका अपना फील्ड ना हो, नहीं के बराबर हो, ताकि दूसरे का फील्ड इन्फ्लुएंस ना करे, राइट। तो कॉन्सेप्ट है सिंपल। तो बोला कि भाई ये टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, राइट। अगर कह रहा है कि भाई इस पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो आपको क्या करना है, इस पी पॉइंट पे आपको चार्ज रख देना है। और फोर्स जब आप रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें फोर्स किधर लग रहा है। मान लो इधर की तरफ लग रहा है ये फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स
डिवाइड बाई चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, राइट ना। और ये बताने के लिए कि एक बहुत छोटा वाला चार्ज है, हम लोग लिमिट लिख लेते हैं, लिमिट Q नॉट टेंड टू 0। क्या बोलेंगे? लिमिट Q नॉट टेंड टू 0, ठीक है। और तो लिखो भाई जरा सा यहाँ पे फंडे को, पहले लैंग्वेज में लिख लेते हैं, फिर ये उतार लेते। लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन स्पेस इज इक्वल टू, electric field at a point in space is equal to net force per unit charge at that point, per unit charge at that point। यानी वहां पे एक चार्ज रखिए, उसके ऊपर फोर्स निकालिए, फिर चार्ज से डिवाइड कर दीजिए। एक कूलम पे कितना फोर्स आया निकल के आ जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। The electric field at a point in space is equal to force per unit charge at that point, right? और फिर उसके बाद लिख लीजिए E is equal to this। ये बना के फिगर ये लिखिए। फिर उसके बाद लिखिए the direction of electric field is in the direction of force on test charge। Direction of electric field is in the direction of force on test charge। टेस्ट चार्ज हमेशा इसलिए पॉजिटिव रहते हैं ताकि वो चीजों को सिंक्रोनाइज देते हैं, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन इधर पर, यानी यहाँ पे फील्ड पूछेगा तो इसी डायरेक्शन में होगा। इट ओके। यूनिट क्या हो जाएगी यार? ये है न्यूटन, और ये क्या है? बोलो, कूलम। तो यूनिट हो जाएगा भैया न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। इज इट ओके? अब जरा सा बात करते हैं आगे फील्ड की। अभी वैल्यूज हो गया, अब हम लोग को फील्ड निकालना पड़ेगा, इससे कितना उससे कितना। तो सबसे पहले तो आपको पता है पॉइंट चार्ज से निकालते हैं, फिर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर उससे बात करते हैं। तो राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग वाली, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखो भाई एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे हमने रखा हुआ है Q। हमने कहा इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पे बताओ, तो P पॉइंट को बताना पड़ेगा कि भाई इससे कितनी दूरी पे है। तो मान लिया जो P पॉइंट है वो इससे R डिस्टेंस पे, ऊपर यहाँ इसलिए हमने टेढ़ा लिया है। जो नहीं कि आप ऐसे ही लीजिए, आप ऐसे ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, जहाँ पे भी, इससे डिस्टेंस से मतलब है, राइट ना। तो ये Q चार्ज है जिससे ये पॉइंट P है जो कितने डिस्टेंस पे R। करा बताओ यहाँ पे फील्ड कितना होगा, इस चार्ज से यहाँ पे फील्ड कितना होगा, डायरेक्शन भी किधर होगी, ठीक। अब सबसे सिंपल सा काम है, आप अपनी तरफ से जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है अभी समझाएगा, तो वहां पे अपनी तरफ से क्या लिखेंगे, एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, Q नॉट हमने यहाँ पे रखेंगे। फिर फोर्स निकालेंगे। अब दो चार्ज के बीच का फोर्स जो होता है कूलॉम साहब बताते हैं। कूलॉम साहब कह रहे भाई फोर्स तो बहुत सिंपल है, लिख डालो KQ × Q नॉट डिवाइड बाई R स्क्वायर। बोले डायरेक्शन भी बहुत सिंपल है, प्लस प्लस है यार, ये रिपेल करेगा इधर की तरफ को, क्या भाई ये तो होगा। फिर उन्होंने कहा भाई उसके बाद जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो यूज कर लो, इज इक्वल टू क्या है, F डिवाइड बाई Q नॉट। अब इसको Q नॉट से डिवाइड करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इक्विवेलेंस क्या आ गई है, बता दो, K × Q डिवाइड बाई R। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू KQ बाई R। इसका डायरेक्शन यही हो गया। अब आप फोर्स का लिखो चाहे फील्ड का लिख दो, बात एक ही हो गई, ठीक है। तो ध्यान रखना है भाई, फोर्स का डायरेक्ट निकालने का सिंपल तरीका, बार बार ये निकालना, याद रखना, ये फार्मूला आता है, इसको डायरेक्ट यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे E है, E इज इक्वल टू KQ बाई R। इससे पॉइंट चार्ज, डायरेक्शन प्लस है तो रेडियली आउटवर्ड, क्या बोलेंगे, रेडियली आउटवर्ड। अब अगर यही माइनस चार्ज लिख रहे हमने, अब देखो समझने के लिए, मान लो माइनस चार्ज होता है, आप प्लस क्यू चार्ज करते, फोर्स तो यही आता है लेकिन डायरेक्शन इधर नहीं आता यार। फोर्स इसको अट्रैक्शन का लगता है, इधर हो जाता है, इधर होता है, वैल्यूज यही आती है लेकिन डायरेक्शन टुवर्ड द चार्ज हो जाता है। इज इट ओके? तो सिंपल सा फंडा है, तो याद रखो डायरेक्शन हम लोग प्लस माइनस से देख ही लेंगे। अगर प्लस है रेडियली आउटवर्ड, माइनस है तो रेडियली इनवर्ड, राइट। और वैल्यूज कितना, KQ बाई R। R उस चार्ज से निकाल रहे हैं, उससे डिस्टेंस। आपको पता है जो फोर्स सुपर पोजिशन फॉलो कर रहा है कूलॉम साहब का, तो उसी से फील्ड भी तो आया है यार, फील्ड भी फॉलो करेगा।
तो मल्टीपल चार्ज दिया रहेगा, कहेगा बताओ यहाँ फील्ड कितना, वहाँ फील्ड कितना, दिस टाइप। तो अच्छा एक दो क्वेश्चन लेते हैं कि आप पॉइंट चार्ज से फील्ड निकालिए, यहाँ पे कितना होगा वहाँ पे। पहला क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल। मान लो हमारे पास दो चार्ज रखे हुए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये Q है, ये 2Q है, इनके बीच का डिस्टेंस R है, यहाँ से लेके यहाँ तक। जो है इस पॉइंट पे फील्ड बताइए, जिसका यहाँ से डिस्टेंस, इसको पूरा थोड़ा बड़ा छोटा कर दिया, बोले जिससे यहाँ का डिस्टेंस R है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट। इज इट ओके? अब देखो जैसे फोर्स निकालते थे है ना, क्वेश्चन सारे जो फोर्स में निकाला सब फील्ड निकालने वाले हो गए। वहां फोर्स का फार्मूला था KQ1Q2/r², यहाँ तक KQ/r², और कहीं कोई चेंज नहीं होगा। तो सारे जितने क्वेश्चन निकाले हो सब के सब ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। अब इसको मैं निकाल देता हूँ फटाफट जल्दी से। देखो जरा ध्यान से सोल्यूशन, यहाँ पे फील्ड लिखना है तो इस वाले से पूछते हैं कितना होगा। ये A पॉइंट मान लो, ये B पॉइंट मान लो, जाओ P पॉइंट यहाँ पे निकालना है। तो A से जो फील्ड होगा वो प्लस चार्ज है, तो रेडियली आउटवर्ड ये लिखोगे, ठीक है। कितना होगा ये, तो आप लिखेंगे भाई ये इक्वल टू K इंटू Q डिवाइड बाई 2R, और R मिलके कितना हो गए हैं 3R का होल स्क्वायर, दैट इज KQ डिवाइड बाई 9R²। वैसे डियर आ जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B कितना होगा, इस B की वजह से, तो क्या लिखोगे K इंटू ये वाला चार्ज कितना है 2Q, और ये वाला डिस्टेंस R तो डिवाइड बाई R², तो 2KQ/r²। ये 9R, ये 9 था, राइट ना। अब देखो जरा ध्यान से, डायरेक्शन इसका भी किधर ही किया तरफ आ गया, इधर ही की तरफ आ गया, क्योंकि ये भी प्लस है। सेम डायरेक्शन में वेक्टर आपको पता है कि नेट जो है E क्या लिखेंगे, EA प्लस EB, इन दोनों का सम, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। तो देखो भाई KQ/r² तो कॉमन है, तो सबसे पहला तो वही काम कर ले, दोनों में जो है वो कॉमन ले लीजिए। इसका है 1/9 और इसका है 2, ऐड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 9 2 18 + 1 19/9 KQ/r²। डायरेक्शन भी आप लिख सकते हैं, किधर होगा, इस डायरेक्शन को, ये डायरेक्शन पैरेलल टू AB, तो क्या लिखोगे पैरेलल टू AB या अलोंग AB, है ना, अलोंग AB या पैरेलल टू AB की बात है। इज इट ओके? तो जैसे फोर्स, यहाँ हम लोग चार्ज रख के फोर्स पूछा करते थे, अब फोर्स नहीं पूछा, फील्ड पूछे, तरीके की है। तो सारे क्वेश्चन जहाँ जहाँ पे पूछा कि इस चार्ज पे फोर्स, उस चार्ज को हटा दो, पूछो इस पॉइंट पे फील्ड, क्वेश्चन एक ही होगा, आंसर भी एक ही हो जाएगा, राइट। सिर्फ वो चार्ज हट जाएगा। इज इट क्लियर? अब देखो यहाँ पे कहानी की थी, अब उसको भी समझ लो। हम लोगों ने लिया था भाई कि ये जैसे चार्ज यहाँ पे है कैपिटल Q, सॉरी Q ले लेते हैं, यहाँ पे 4Q ले लिया। हमने कहा बताओ भाई थर्ड चार्ज कहाँ पे रखें कि वो इक्विलिब्रियम पे होगा। क्या पूछा हम लोगों ने, थर्ड चार्ज कहाँ पे रखें कि वो इक्विलिब्रियम पे होगा। तो जरा ध्यान समझो, थर्ड चार्ज कहाँ पे रखें वो इक्विलिब्रियम पे होगा। तो आपको, आप चार्ज पे इक्विलिब्रियम पे होने का मतलब जिस चार्ज को आप रखने वाले उसके ऊपर फोर्स कितना होगा, 0। तो आपको पता फोर्स क्या होता है भाई, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की फार्मूला को अभी देखा था कि F डिवाइड बाई Q होता है ना। तो अगर पूछा कि भाई फोर्स कितना होगा, तो ये भी तो लिख सकते हैं Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पे फोर्स 0 होगा वहां पे चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज भी क्या हो जाएगी फिर 0। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था कहाँ पे रखें कि वो इक्विलिब्रियम पे होगा, तो वहां पर क्वेश्चन बदल के पूछा जाएगा, बताओ इन ये दो चार्ज रखे हैं, वो पॉइंट आइडेंटिफाई करो जहां पे फील्ड 0 होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने पढ़ा है। अगर ये और ये कौन से चार्ज हैं, सिमिलर चार्ज हैं। कौन से चार्ज हैं डियर, सिमिलर चार्ज हैं। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन बताया था बीच में मिलता था, अब इक्विलिब्रियम का नाम बदल देंगे, बोलेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ कहीं 0 होगा। बड़े वाले चार्ज सिमिलर होते हैं तो बीच में आता, राइट ना। बड़े वाले चार्ज से नजदीक कि दूर, बड़े चार्ज से दूर, छोटे चार्ज से नजदीक। इसके लिए हम लोग को यहाँ बनाना चाहिए तो देखने में अच्छा लगेगा। यहाँ E0। इज इट ओके? फिर वैसे ही अगर ये प्लस होता और ये वाला माइनस होता, पूछता इलेक्ट्रिक फील्ड अब कहाँ 0 होगा,
तो हम लोग पढ़े हुए अगेन कि अगर एक प्लस दूसरा माइनस होता है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन या तो लेफ्ट में मिलता है या तो राइट में मिलता है। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए या तो लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा या तो राइट में। अब देखो ये है 4Q, मैग्नीट्यूड देखना होता है, ये होता है Q। इन दोनों में किसका मैग्नीट्यूड छोटा है? ये वाला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जीरो होगा डियर? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कहीं आकर के जीरो होगा। तो जो क्वेश्चन इक्विलिब्रियम के थे सारे के सारे क्वेश्चन अब किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे डियर? आपको पता है सब, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगा। इज इट ओके? अब थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं इससे। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने लेक्चर स्टार्ट किया था तो एक कहानी देखा था कि अगर मान लो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कुछ इसके सेंटर पे कोई चार्ज रखेंगे तो कितना फोर्स लगेगा। तो अभी आपको समझाए थे कि अगर सेंटर पे आप कोई चार्ज रखेंगे तो फोर्स कितना लगेगा? जीरो। क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होगा डियर? क्योंकि सभी का फोर्स इक्वल और इक्वल एंगल पे लगेगा। कहानी अभी समझाया था हम लोगों ने, 120 120 120 जीरो हो जाएगा। तो ये बता रहा कोई भी, अब नोट करके जब लिख ही लो इसको नोट करके कि कोई भी रेगुलर फिगर है, देखो इफ equal point charges are placed at each corner, if equal point charges are placed on each corner of a regular polygon, then electric field at the center will be zero. Then electric field at the center will be zero. अब रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है जिसकी सारी साइडें इक्वल होनी चाहिए। तो ट्रायंगल का बनाएंगे भाई तो इक्विलेटरल, और दूसरा वाला ट्रायंगल नहीं, राइट। पूछे बताओ यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो आपको पता है सेंटर पे हो गया, ये सेंटर पे कितना लिखोगे? जीरो। फिर पूछेगा भाई स्क्वायर है, फिगर बना के लिख लेना यार, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो बोलोगे भैया जीरो। लेकिन रेक्टेंगल में होगा क्या? नहीं, ध्यान रखना रेगुलर होना चाहिए। हेक्सागन हो गया, पेंटागन हो गया, ऑक्टागन हो गया, कोई भी हो जाए, अगर हेक्सागन है तब भी सेंटर पे कितना? जीरो। हर जगह अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगन है बेटा तो उसके सेंटर पे फील्ड जीरो होगा अगर हर पॉइंट पे इक्वल चार्ज है। यहाँ क्यू, यहाँ क्यू, यहाँ पे भी क्यू, ऐसे यहाँ पे भी। एक भी अलग हो गया तो कहानी बदल जाएगी, राइट। सभी बराबर, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, सेम चार्ज होने चाहिए। इज इट ओके? कोई भी रेगुलर पॉलीगन तो उसके लॉजिक वही है, सभी के बीच का एंगल, सभी फोर्स इक्वल फील्ड लगाएंगे और सभी के जो बीच का एंगल होगा वो उसके हिसाब से ही आ जाएगा। तो 360/n करते थे हम लोग, इसलिए सभी के सेंटर पे कितना आएगा? जीरो। इज इट ओके? अब कोई आपसे पूछे यार कि एक सर्कल है, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अभी देखेंगे कितनी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है चार्ज का, जिसके सेंटर पे कितना होगा? तो ये भी रेगुलर पॉलीगन होता है। ये भी कितना क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन, जिसके साइड की संख्या कितनी होती है? 10 to infinite। तो इसके भी सेंटर पे फील्ड कितना होगा? जीरो। सर्कल क्या होता है? सर्कल की एक डेफिनेशन ये भी होती है, जो तो पढ़ा हुआ भाई कि एक पॉइंट से बराबर दूरी का एक प्लेन में जो पॉइंट्स होते हैं उनके लोकस को बोलते हैं। तो मैथ वाली कहानी होगी, है ना। हम लोग सिंपल बोलते हैं भाई कि एक आदमी को यहाँ जो है रस्सी से बांध दो और उसको दौड़ाओ, रस्सी टाइट रहनी चाहिए, अपने आप देखोगे सर्कल में दौड़ जाएगा, उसी को सर्कल बोल देते हैं हम लोग, राइट ना। दूसरा फंडा हम लोग ये बोल सकते हैं भाई इसका कि ये एक पॉलीगन है। टेक्निकल डेफिनेशन है कि इट इज अ पॉलीगन। ये एक पॉलीगन है, कितने साइड का? एंड साइड का, जो एंड 10 to infinite होना चाहिए। तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी पॉलीगन है, बराबर साइड का, बराबर चार्ज रखा हुआ है, तो हर जगह सेंटर पे फील्ड कितना आ जाएगा? जीरो। इज इट ओके? अब इसी क्वेश्चन से देखो एक मजेदार ना जीरो चार्ज का फंडा समझ में आएगा। जो जीरो चार्ज में हम लोग सीखे थे उससे कोई क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। वजह भाई तो क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे फटाफट। पहला एग्जांपल है, मान लो बोला कि यहाँ पे हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल, ठीक। बोला कि यहाँ पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, अच्छा साइड भी दे दिया जाएगा, और यहाँ पे चार्ज क्यू रखा हुआ है।
क्या बताओ सेंटर पे कितना फील्ड होगा? फाइंड, लिख लो भाई, फाइंड फील्ड एट सेंटर। फाइंड फील्ड, फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड से है एट सेंटर। फाइंड फील्ड एट सेंटर की सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब ध्यान से समझना यार, बताते हैं। एक तो सिंपल सा कि दो ही है, तो आप यहाँ पे ना डायरेक्ट भी कर सकते हो बिना किसी कॉन्सेप्ट पे गए हुए भी, कि भाई इसकी वजह से सॉल्व करने के दो तरीके यूज करेंगे हम लोग। पहला मेथड जो जनरली बच्चे तुम लोग यूज करोगे, क्या करते हो कि भाई यहाँ पे हम लोग ऐसे निकालेंगे, इस चार्ज से जो फील्ड की डायरेक्शन है वो इधर की तरफ होगी, राइट ना। इस चार्ज से सर जो फील्ड की डायरेक्शन है वो इधर की तरफ होगी। इसकी वैल्यूज भी E1 होगा तो इसकी वैल्यूज भी E1 ही होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होता है, चार्ज तो बराबर दिया ही हुआ है। और फिर रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आएगा ऐसे, दिस इज द E नेट, राइट। अब देखो जरा ध्यान से, आपको पता है ये एंगल 120 डिग्री होता है। कितना होता है? 120 डिग्री। यहीं से पास करेगा और फिगर था बन गया है ऐसे, यहीं से पॉइंट से, राइट ना। तो आप देखें सही बन गया। तो देखो आप क्या देखेंगे इसमें, सीधा सीधा फंडा है कि जो E की डायरेक्शन है वो इधर की तरफ और कितनी है, तो आप लिखेंगे कि नेट E आएगा 2E1 cos 120 का हाफ, दैट इज हाउ मच? 60 डिग्री। 120 डिवाइड बाई 2, तो 2E1 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है A/√3, तो क्या लिखेंगे 2K Q डिवाइड बाई R स्क्वायर। R हो गया A/√3 का होल स्क्वायर। cos 60 को होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, राइट। फिर हो गया भाई ये √3 का स्क्वायर करोगे बेटा तो 3 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा KQ/A। और डायरेक्शन किधर हो गया? अगर आपने ABC नाम दे रखा है और इसका सेंटर O, तो डायरेक्शन क्या बोलोगे? along OA, along OA। बट ये तो मजेदार तरीका नहीं है, ये लिख लो, ये भी आना चाहिए थोड़ा वेक्टर वगैरह। जितनी प्रैक्टिस रहेगी, देखो 2-4 चीजें ही होती है, बार बार हम लोग वही यूज कर रहे हैं। 2A cos θ/2 पैरेलल एंटीपैरेलल 4 बताया, उसके अलावा 5वां यूज नहीं होगा। तो आप देखिएगा थोड़ा सा, जितनी जल्दी आप उसको एब्जॉर्व कर लेंगे उतनी जल्दी चीजें, टूल्स पे कमांड होगा चीजें तेज समझ में आएगी, टूल्स पे कमांड नहीं होगा तो चीजें स्लो समझ में आएगी। कहीं पे लगा भी क्या लिख दिया गया, वो क्या लिख दिया गया। तो टूल्स पे थोड़ा विशेष ध्यान दो भैया, और जितनी जल्दी हो सके उसकी प्रैक्टिस करो, ताकि वो देखते ही हाँ चाहिए कर देंगे वो कर देंगे, राइट। अब देखो यहाँ पे ये कहानी हो गई इस पे, लेकिन ये बढ़िया मेथड नहीं है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना। ये लिखने का तरीका बहुत बकवास वाला है, इसको हम लोग नहीं करेंगे। इसको हम लोग ना एक दूसरे फंडे से करेंगे। अब इसको दूसरे मेथड से करते हैं, एंगल बनाते हैं, और जो है ना बिना वेक्टर पे गए कहानी कैसे की जाए। यहाँ पे चार्ज कितना है भाई? Q। यहाँ पे कितना है? Q। यहाँ पे कितना है? कितना चार्ज यहाँ पे रखे हैं? 0। कितना रखे हैं? तो 0 चार्ज का दो मतलब आपको समझाया था यार। 0 चार्ज का मतलब होता है या तो वहां पे कोई चार्ज ही नहीं है, राइट, वैक्यूम टाइप का, या तो जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव भी है। तो हम लोग इस वाले फंडे को ज्यादा यूज करेंगे हमेशा कि 0 चार्ज का मतलब जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। उससे चीजें हम लोगों की ना कैलकुलेशन बड़े आसान होंगे आगे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे भी देखो क्या करेंगे, ये Q है, ये भी Q है, यहाँ 0 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो चार्ज रखेंगे। यहाँ पे 0 का मतलब 2 चार्ज रखा हुआ है, एक प्लस Q वाला भी रखा हुआ है और एक माइनस Q। अभी भी इन दोनों का सम मिलकर कितना होगा? 0। किसी पॉइंट पे आप 0 चार्ज को हमेशा चाहें 2 चार्ज में ब्रेक कर सकते हैं, एक होना चाहिए प्लस में, दूसरा होना चाहिए माइनस में, राइट। अब अगर इससे कहीं पे भी फील्ड पूछा जा रहा है और इससे फील्ड पूछा, दोनों का तो एक ही मतलब है, क्योंकि यहाँ पे भी 0 चार्ज है, यहाँ Q यहाँ पे भी Q और यहाँ पे 0 ही चार्ज है। तो हम लोग इससे फील्ड निकालो चाहे इससे निकालो, बात एक ही है। अब जरा ध्यान सुनो, अभी यहाँ कितने थे? 2। यहाँ कितने दिखाई दे रहे? 4। तो चारों से लिखना पड़ेगा। तो हम लोग एक जानते भी नोट करके लिखे थे, ये Q, ये वाला Q और ये वाला Q, इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा? 0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो 0 लिखा गया है, अभी नोट करके लिखे थे, अगर इक्वल चार्जेस ईच कॉर्नर पे हो तो सेंटर पे फील्ड कितना होता है? 0। इन तीनों से कितना होगा? 0।
ड्यू टू ऑल प्लस क्यू, ड्यू टू ऑल प्लस क्यू जो चार्ज है उसको। अब दूसरा लिखेंगे माइनस क्यू वाला बच गया, इसका लिख दिया जाए। तो माइनस क्यू का लिखेंगे भाई तो क्या सर मेरा तो एक अकेला है, आपको डायरेक्ट फार्मूला पता है, ये डिस्टेंस भी पता है, ये भाई √3। तो इस माइनस क्यू चार्ज से जो लिखने चलेंगे उसको E2 नाम दे देते हैं, K इंटू चार्ज डिवाइड बाई इस डिस्टेंस का स्क्वायर, A बाई √3 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा बेटा, 3 ऊपर चला जाएगा, 3KQ डिवाइड बाई A स्क्वायर। और डायरेक्शन देखो ये माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज करता भाई फिर डायरेक्शन मेरी तरफ सर, ये डायरेक्शन राइट। अब देखो जरा ये किसकी वजह से था, माइनस क्यू चार्ज से लिखा है हमने, ठीक है ना। ये वाला जो लिखा वो किसकी वजह से, माइनस ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज लिख लेना, जगह नहीं है, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब आपको इन चारों से लिखना था तो सम करना है। अब जीरो में किसी को सम करो तो यार क्या बचेगा, यही समझाने के लिए लिखा। अब आप इतना लंबा थोड़ी लिखेंगे, आप फटाफट लिखेंगे, इसका जीरो हो जाएगा, जाने रहे डायरेक्ट इससे लिखेंगे, बताएंगे आंसर। व्हाट इज द नेट फील्ड, नेट फील्ड हो गया E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 करो, जीरो को क्या सम करना है तो वही लिखेंगे, कितना 3KQ डिवाइड बाई A स्क्वायर। और डायरेक्शन भी लिख दिया गया है भाई, O से A की तरफ दिखाई रहा, चल लिख भी डालो, है ना। जीरो चार्ज को यूज करोगे, देखो कैलकुलेशन कुछ नहीं हुआ। अब इतना लंबा नहीं लिखना था, सीधे ऐसे बनाना था, बोलना था इन तीनों का जीरो और इसका फटाक से खत्म, राइट, पक्का ना। तो ये हो गया फंडा किसका, जीरो चार्ज का। अब इसी चीज को जरा ध्यान से समझो, ऐसे भी पूछ सकते हैं हम लोग, यार नोट कर लेना इसको। देखो ये नोट कर सकते हैं हम लोग कि मान लो 4 हमने ले लिया, 5 ले लिया और अच्छा रहेगा। अब सभी बराबर साइड के हैं भाई, ध्यान रखो। रेगुलर पेंटागन 1 2 3 और 4 और ये यहाँ पे चार्ज नहीं रखा हुआ, सेंटर ये कहीं होगा, जिसका यहाँ से डिस्टेंस दे देते हैं, क्योंकि पेंटागन में डिस्टेंस निकालना साइड से थोड़ा कठिन होता है। तो आपको डिस्टेंस दिया रहेगा, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है R। कर बताए फाइंड फील्ड एट द सेंटर। अब देखो उस वाले मेथड से जाते हैं ना तो पहले इससे लिखना पड़ता, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, और एंगल में 360 डिवाइड बाई 5 करोगे तो आपको पता कितना कितना आएगा भाई, 72 डिग्री ना। तो कहानी भी थोड़ा अलग ढंग की होगी, बड़ा लंबा कैलकुलेशन जाएगा। समझ वाली बात, कह रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। लेकिन अगर हम लोग जीरो चार्ज के कॉन्सेप्ट से जाते हैं, लिख लो इस क्वेश्चन को, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। अगर हम लोग अब जीरो चार्ज के कॉन्सेप्ट से जाते हैं तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे कितना चार्ज है, मैं इसी में कर रहा हूँ, आप तो समझ गए होगे। यहाँ पे कितना चार्ज है, जीरो। जीरो चार्ज का मतलब बेटा यहाँ पे अपनी तरफ से 2 चार्ज रखो, एक रखो प्लस क्यू, दूसरा रखो माइनस क्यू। एक को रखा हम लोगों ने क्यू, दूसरे को क्या रखा माइनस क्यू। अब जरा ध्यान से देखो, ये चार्ज ये 2 3 4 और एक वाला ये ले लेते हैं 5। इन पांचों से चूंकि रेगुलर पॉलीगन है इसलिए सेंटर पे कितना, जीरो। तो E1 कितना आ गया, जीरो। लिखने की जरूरत नहीं, सीधे लिखना था, ये क्लिक मारा कि इनसे सबसे तो जीरो आना है। अब बच कौन गया यार, ये वाला माइनस क्यू। माइनस क्यू करा भाई, फील्ड तो मेरी तरफ आएगा सर, और यही नेट फील्ड भी बन जाएगा बेटा। तो E की वजह कितना हो जाएगा, सीधा सीधा लिख लेंगे K इंटू ये वाला चार्ज और ये वाले डिस्टेंस, सभी R डिस्टेंस पे का स्क्वायर। अब ये हो गया भैया आंसर, वो से इधर की तरफ। अब वैसे आपको 4 का निकाल के वेक्टर सम करना पड़ता, वो भी बहुत कठिन था कैलकुलेशन इसमें, बट आपने जीरो चार्ज यूज किया, 1 मिनट के अंदर इसका आंसर आ गया। तो जीरो चार्ज एक फंडा है, कॉन्सेप्ट है, एक ही चीज के बड़े बड़े मतलब निकलेंगे, वो आपके ऊपर है, हम दिखाएंगे सारा, आप कितना ऑब्जर्व करते हैं। ये क्यू, ये कितना हो गया माइनस क्यू। तो आप ध्यान रखना, जहां कहीं भी जीरो चार्ज होगा तो वहां पे आप उसको हमेशा इक्वल और अपोजिट पे ब्रेक करोगे तो चीजें बड़ी सिंप्लीफाइड हो जाएगी, राइट। अब जैसा कहानी को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, अगर इसी क्वेश्चन में मैं इसी वापस आता हूँ ट्राइंगल वाले ही क्वेश्चन पे और थोड़ा सा ना चेंज करता हूँ, देखा आप कितना पकड़ते हैं। यहाँ पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, यहाँ पे क्यू रखा है और यहाँ पे ना माइनस क्यू रखा हुआ है। अब बताओ सेंटर पे कितना फील्ड होगा,
हमने जीरो नहीं दिया, इस बार क्या दिया है, माइनस क्यू। अब इसको करने का भी तरीका समझना यार। एक प्रॉपर्टी चार्ज की हम लोगों ने पढ़ी थी, जो ना प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, जब फील्ड की पढ़ी, चार्ज की पढ़ी, तो प्रॉपर्टीज क्या क्या निकल के आता है, वही होता है उसका डेप्थ। अब देखो आपने पढ़ा था कि चार्ज फॉलो अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन, यानी चार्ज को जब चाहे आप अलजेब्रा के तरीके से प्लस माइनस ऐड कर सकते हैं, राइट। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अब इससे लिखेंगे, फिर इससे, फिर इससे, फिर उसका वेक्टर, 3 का वेक्टर सम करेंगे, इट्स अ कैलकुलेटिव, इससे बेटर तरीका है कि आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पे कितना चार्ज है बोलो, क्यू, यहाँ पे कितना है, क्यू, यहाँ पे कितना है, माइनस क्यू। इसको आप लिख दीजिए भाई, माइनस क्यू का मतलब होगा एक प्लस क्यू है और माइनस 2 क्यू है ना। देखो क्यू और माइनस 2 क्यू का सम करो, कितना आ जाएगा यार, माइनस क्यू और माइनस 2 क्यू का सम करेंगे तो कितना आएगा, माइनस क्यू। ये तो चार्ज आएगा, इसको ब्रेक करो, दिस इज नोन एज चार्ज फॉलो अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन। अब देखो यहाँ पे फील्ड इन दो तीन चार तीनों से लिखना था या इन चारों से लिखना है, बात तो एक ही है, क्योंकि चार्ज तो वही है। तो देखो इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से, इन तीनों से मिलकर फील्ड कितना, 0। इवन लिखूं मैं, समझ में आ जाएगा तुमको, टिक मारा हुआ है। अब फिर जो भी बचेगा सिर्फ इससे बचेगा, राइट। तो E2 कितना लिखोगे बता दो, E2 इज इक्वल टू हो जाएगा कि ये चार्ज डिवाइड बाई इसके और इसके बीच का डिस्टेंस, वो आपको अब तो याद हो जाना चाहिए यार, a/√3। तो क्या लिखोगे डियर, a/√3 का होल स्क्वायर, पता है 3 का स्क्वायर 3, √3 का 3 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 6 kq/a²। इज इट ओके। तो ये फंडा अपने डायरेक्शन भी समझ में आ गया यार, नेगेटिव चार्ज से तो इधर ही की तरफ होने वाला है, तो कोई वेक्टर एडिशन ये कुछ नहीं, सीधे फटाफट हम लोगों ने यूज कर दिया। तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया हम लोगों ने कॉन्सेप्ट यूज किया कि जीरो चार्ज का क्या मतलब होता है, और दूसरा जो यूज किया हम लोगों ने भाई कि चार्ज जो है वो अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, राइट। तो एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का यही करते हैं, उसके बाद हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे भाई। तो पॉइंट चार्ज में क्वेश्चन ना ये एडवांस का हुआ है, जनरली तुम लोग पूछोगे ही सब लोग बारी बारी से, तो अच्छा है, इसको थोड़ा कर ही लो। कह रहा है कि हमारे पास ना 3 - q चार्जेस हैं, इनकी संख्या 3 है, और प्लस q के नाम से भी 3 चार्जेस हैं। कितने टोटल चार्ज हो गए, 6, 3 - q और 3 + q। उनका नाम दिया हुआ है, PQRS दिया हुआ, तो चलो वही लिख लेते हैं, PQRS TU। कह रहे डियर ये बताओ, अगर U पे केवल एक प्लस चार्ज रखते हैं तो जो सेंटर पे फील्ड होगा, क्वेश्चन को ध्यान से सुना, ये एडवांस में मिल जाएगा, आया हुआ है, बट अब ये हर जगह क्वेश्चन हो चुका है। कह रहे भाई कि U पे जो चार्ज है, एक चार्ज अगर Q रख दे तो यहाँ पे फील्ड होगा। इनको ऐसा अरेंज करो, इनको ऐसा अरेंज करो कि इन 6 की वजह से फील्ड उसका डबल होना चाहिए। फिर क्वेश्चन को सुनो, अगर एक सिंगल चार्ज U पॉइंट पे रखें, एक सिंगल चार्ज U पॉइंट पे रखें, तो जो फील्ड सेंटर पे आएगा, अगर इन 6 चार्ज को इसमें अरेंज कर दें तो फील्ड उसका डबल आना चाहिए। वो अरेंजमेंट क्या होगा, वो 4 ऑप्शन बनाए हुए थे, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे सीधे, ठीक। तो लिख डालो क्वेश्चन को, फिगर बनाओ फटाफट, ये लिखो, अरेंज ऑल 6 चार्जेस, इनको लिखना है ना, अरेंज ऑल 6 चार्जेस such that field at center is 2 times the field where the single positive charge Q placed at U. तो अब करने के क्वेश्चन के तरीके पे जाते हैं, अपने आप आंसर आप समझ जाएंगे। देखो जरा ध्यान से यार, यहाँ पे अगर Q रखा है हम लोगों ने, तो फील्ड किधर की तरफ होगा वो आपको पता लगे, सबका बराबर डिस्टेंस होता है हेक्सागन ना, तो इसका फील्ड इधर की तरफ होगा, जिसकी वजह E दिया है। कह रहे बेटा हमको इसका डबल चाहिए, इसका मतलब अगर यहाँ प्लस Q रखें, इस पर रख ही लेते हैं प्लस Q, और यहाँ पे कितना रख दें, माइनस Q,
कितना रखे हैं? तो आपको पता है इस माइनस क्यू से भी फील्ड इधर ही की तरफ हो जाएगा, प्लस से दूर माइनस इधर, तो ई और ई मिलकर के कितने हो जाएंगे? 2 ही, इतना ही तो चाहिए था। कह रहा है कि फील्ड जो यू पे चार्ज रखने से प्लस क्यू जितना होना चाहिए उसका डबल होना चाहिए। तो एक यहाँ पे माइनस क्यू रख दिए तो डबल तो हो गया, लेकिन अभी तो 2 ही चार्ज रखा हम लोगों ने, रखने कितने हैं? 6। अब यानी इसका मतलब आपको पता है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, सब एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं, सब सिंपल से पास करेंगे। तो आपको करना क्या है, अब ये काम ही करना है इसका, तो इनका फील्ड आपस में कैंसिल हो जाना चाहिए, इनका फील्ड आपस में क्या हो जाना चाहिए? कैंसिल हो जाना चाहिए। अब ध्यान से देखो भाई कैसे कैंसिल होगा। तो अगर यहाँ पे आप प्लस क्यू रख दीजिए और यहाँ पे भी प्लस क्यू रख दीजिए, तो इनका फील्ड एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, क्या करेगा? कैंसिल। तो अब तो प्लस 3 क्यू हो गए भाई, अब माइनस वाला रखना है। एक तो रखा है, कहते हैं कि यहाँ पे माइनस क्यू रख लीजिए और यहाँ पे क्या रख लीजिए? माइनस। इसका फील्ड इधर की तरफ, इसका फील्ड इधर की तरफ, अभी भी कितना हो जाएगा? जी, आपने 6 चार्ज रख दिया, फील्ड पहले वाले से कितना आ गया? तो क्या आंसर बना? आंसर लिख देता हूं मैं। आंसर ये बना बेटा कि पहले वाले पी पे रखा हम लोगों ने प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। यही एक आंसर नहीं, एक और भी आंसर होगा, ठीक है। इस अरेंजमेंट में अगर आप रख देते हैं पी क्यू आर एस पे, कि P पे प्लस, Q पे माइनस, फिर R पे माइनस, फिर S पे प्लस, और फिर जो है वो T पे माइनस और यहाँ पे फिर प्लस, तो आप पाएंगे कि जो फील्ड है U पे रखने का उसका डबल हो जाएगा, जो क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अब देखो दूसरा आंसर भी हो सकता है कि आप यहाँ जो प्लस Q रखे थे उसकी जगह पे माइनस Q रख लीजिए, और यहाँ पे भी क्या रख लीजिए? माइनस Q, और यहाँ पे जहाँ माइनस Q रखे थे यहाँ दोनों को प्लस कर दीजिए, तब भी देखो ये माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ये वाला प्लस इस वाले प्लस को क्या करेगा? कैंसिल कर देगा, तब भी अभी भी फील्ड इनको नहीं चेंज करना, राइट ना। तो आप देखेंगे फिर अभी भी वही रहेगा। तो दूसरा आंसर क्या बन सकता है इसका, कि P पे रखा है आपने माइनस, Q पे रखा है आपने प्लस, R पे रखा है आपने माइनस, S पे रखा है आपने माइनस, T पे रखा है आपने प्लस, और U पे रखा है आपने प्लस। ये भी आंसर। उसमें 4 ऑप्शन बनाए गए हैं, जिसमें से ये वाला ऑप्शन दिया है, ये वाला दिया ही नहीं ऑप्शन में। अगर दिया रहता तो इसके मल्टी करेक्ट में भी डाल सकता है, सिंगल करेक्ट था इसलिए एक ही दिया था और ये वाला आंसर दिया हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन को क्लियर समझना है और कुछ करना, डायरेक्शन देखना था, कुछ तो करना नहीं था, वैल्यूज तक नहीं निकालनी थी, वैल्यूज भी निकालनी होती तो ईजी है, निकल आता है। तो मेनली है कि अरेंज कैसे करें कि फील्ड यू पे रखे हुए चार्ज का डबल हो, ठीक है। तो ये हो गए फील्ड किससे? पॉइंट चार्ज से। ये किससे निकाला जा रहा है? पॉइंट चार्ज से, राइट। लेकिन चार्ज हमेशा पॉइंट के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है डियर, राइट ना। चार्ज हमेशा क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड, और वो डिस्ट्रीब्यूशन भी कभी लेंथ पे होता है, कभी सरफेस एरिया पे, कभी पूरे वॉल्यूम में। तो उसकी कहानी हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाकी इस वीडियो को दोबारा देखिए, फर्स्ट टाइम देखिए, फिर सेकेंड टाइम रिवाइंड करके देखिए, और आप पाएंगे कि इसमें जो चीजें हैं आपको धीरे धीरे जितनी जल्दी समझ बढ़ेगी, इसमें थोड़ी सी मैथमेटिकल टूल्स की समझ बढ़ेगी, वैसे वैसे आगे की चीजें और भी इजी होती चली जाएगी, है ना। टफ नहीं होता। ये पहला चैप्टर आपको पूरा का पूरा फिजिक्स को आपको रिवाइज कराएगा, चीज़ों को नए एंगल से सोचने का तरीका बताएगा। इसी में आपको हम इंटीग्रेशन भी सीखेंगे, इसी में हम लोग डिफ्रेंसिएशन भी सीखेंगे, सब सीख जाएंगे। वो लगेगा कि अच्छा, और गिनके होते हैं 4-5 तरीके के, राइट ना। तो ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, उसमें हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, राइट। चलो ओके, बाय।